बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूं कह दें तो 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इसी समय चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार के जो वोटर्स हैं उनको फिर से जांचा जाएगा, कोई फर्जी वोटर्स तो नहीं है, वोटर की संख्या कितनी है और इन सारी चीज़ों का फिर से पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। ये जो पुनर्निरीक्षण होगा वो विशेष तरीके का होगा, गहन पुनर्निरीक्षण होगा। तो चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके का ऐलान किया गया। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो फर्जी वोटर्स हैं उनकी कटौती हो जाएगी, फिर से नए तरीके से होगा, डिजिटलाइज होगा, काफ़ी पारदर्शी होगा, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इसका बड़ा विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि सरकारी एजेंडे के तहत कुछ भी अलग होता है तो विपक्ष को चिल्लाना होता है, इसलिए विरोध कर रहा है, या विरोध के कई मायने हैं या कई ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा होना ज़रूरी है? आज इस वीडियो में बहुत गंभीर विषय पर बात करनी है। ये आपको बताना है कि ये जो वोटर लिस्ट को रीचेक किया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है या इसके पीछे बहुत बड़ी चिंताएं हैं। इन चिंताओं का मतलब क्या है? पहले तो बड़ी बात यही है कि अब ठीक 2 महीने बचे हैं। इतने बड़ी संख्या को जब आप फिर से रीचेक करने जाते हैं तो आपको काफ़ी समय लगता है। क्या इतना समय बिहार में अभी बचा हुआ है कि सभी को रीचेक किया जा सकता है? बिहार में जो टोटल वोटर्स हैं उनकी संख्या 7.69 करोड़ है। तो करोड़ों की संख्या में ये लोग हैं, इनको अगर रीचेक किया जाता है, भले ही डिजिटलाइज किया जाए, लेकिन समय बहुत कम है, ठीक 2 महीने का समय है। क्या ये चीज़ किया जा सकता है और इसी समय क्यों किया जा रहा है, ये सवालों के घेरे में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले जो गहन पुनरीक्षण जैसा काम हुआ था, इससे पहले जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। तो 2003 से 2025 के बीच का गैप इतना बड़ा गैप था, इस बीच में कभी भी जो है वो इस तरीके का रीचेक किया जा सकता था। इस तरीके से अगर आपको पारदर्शी बनाना था तो आप कर सकते थे। या चुनाव आयोग को तो ये बात पता ही थी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये काम जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कभी भी किया जा सकता था। लेकिन इस समय इसलिए चिंताओं का विषय एक इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित राज्यों में से एक है और मानसून का समय चल रहा है। बिहार में बहुत से जिले ऐसे भी हैं, बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां के लोग पानी की वजह से परेशान हैं, पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई टीम जाती है, लोगों का वोटर लिस्ट से फिर से नाम जोड़ने की कोशिश होती है, तो इसमें काफ़ी गैप होता है और एक बड़ा तबका जो है वो शायद वोट ना दे पाए, इस तरीके की चिंता है। दरअसल चुनाव आयोग ये कह रहा है कि पुराने जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है सभी को कैंसिल किया जाता है और नए इस तरीके से जो है फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना होगा। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको भी जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके पीछे चुनाव आयोग का कहना यह है कि वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से और ज़्यादा भरोसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े होते रहे हैं, वैसे ही इस बार इस वाले काम पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वो इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आपको मैंने बताया कि बहुत सारी चिंताएं हैं। पहला तो ये कि इस तरीके से रीचेक और इस तरीके के लंबे काम को करने के लिए काफ़ी समय लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लग जाता है और उसे आप 2 महीने के अंदर करने की बात करें, वो भी तब जब बिहार मानसून के चपेट में है, वो भी तब जब चुनाव एकदम सिर पर आ गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना है तो जो कागजात मांगे जा रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे कागजात भी हैं जो लोग ना दे पाएँ। उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया कि मानसून की वजह से बहुत सारे लोग अपना घर नहीं बचा पाते, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं बचा पाते, कई लोगों की बस्तियां जो है वो बह जाती हैं। तो ऐसे में वो कागजात कहाँ से बचा के रख पाएंगे? अपने बाबा दादा, अपने पिता का वो कागजात वो कैसे संभाल कर रख पाएंगे? जो अपनी डिग्रियां संभाल कर रख लें, यही बड़ी चिंता की बात है। तो ये वो सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ट्वीट आपको मैं पीछे दिखाती हूँ। अब ये नेता विपक्ष हैं तो इन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो गंभीर भी लग रहे हैं और इस पर चर्चा भी की जा सकती है। लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है, ये जान लेते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया होगी पूरी डिजिटल होगी, पारदर्शी होगी, लोगों का भरोसा गेन किया जा सकेगा, लोगों का भरोसा इकट्ठा होगा। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में कुछ फर्जीवाड़ा है, कोई झालमेल है या किसी तरीके की कोई गलती है,
तो उसी वोटर लिस्ट से जो वोटरों ने वोट दिया उसकी बनी सरकार कैसे सही हो सकती है? एक सवाल तो ये भी है। मतलब अगर वोटर लिस्ट में खामी थी तो उसकी बनी सरकार सत्ता में कैसे रह गई? अब अचानक से विधानसभा चुनाव में इस तरीके का शगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि 2003 के बाद आज तक जो है इस तरीके का कोई पुनर्निरीक्षण जैसा काम नहीं हुआ। दूसरा ये कहा जा रहा है कि सभी नागरिकों को मतदान सूची में जोड़ने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जो बच्चे नए 18 साल को पूरा किए हैं वो नए बच्चे भी जुड़ पाएंगे और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिल पाएगा। ये काफ़ी अच्छा मौका होगा उनके लिए जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और जिनका जिस तरीके से जनगणना वगैरह होती है उस समय अगर वो नहीं हुए होंगे तो उन्हें नया मौका मिल जाएगा। लंबे समय से राज्य के बाहर रह रहे और गलत तरीके से जो लोग रह रहे हैं उन्हें हम कट कर देंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालने का मौका मिल जाएगा, अयोग्य लोगों को निकाला जाएगा। इस तरीके से एक तरीके से शुद्ध और प्योर वोटर हमें मिलेंगे जो बिहार के चुनाव में अपना मतदान देंगे और इससे अच्छी सरकार बनेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है आयोग की तरफ से कि मतदाता सूची जो होगी वो टूटी रहित होगी, पारदर्शी होगी। बूथ लेवल के जो BLO होते हैं उनके माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं को ढूंढा जाएगा और जो सत्यापन होगा वो बिल्कुल पारदर्शी होगा। इस तरीके की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हमारे तरफ के कोई वॉलंटियर उन तक जाएंगे और उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के 2 महीने पहले 22 वर्ष बाद अचानक से ये पुनर्निरीक्षण जैसा काम क्यों किया जा रहा है? जो काम 22 साल बाद अचानक से चुनाव के 2 महीने पहले किया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। अब आप ये जानिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। वो कह रहे हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहप्रद और चिंताजनक है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से सूची में क्यों ना हो। मतलब इन्होंने एक बात कही है कि हर शख्स को वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो डलवाना पड़ेगा, भले ही किसी का नाम पहले से भी होगा उन्हें भी कैंसिल कर देना होगा, फिर से उन्हें नए वाले उसमें अपना नाम डलवाना होगा। बीजेपी, RSS, NDA संविधान व लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है? इसमें बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जरूर पढ़िए और लोगों को भी बताइए। तो ये वो सवाल हैं जो तेजस्वी यादव जो है वो पूछ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव सवाल क्या पूछ रहे हैं, सीधे उस पर आते हैं। बाकी की कहानी आपको खुद ट्विटर पर मिल जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश के लिए किया जा रहा है? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनाव आयोग जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाता है, जिस तरीके के पैटर्न अपनाता है, उस पर विपक्ष लगातार चीख कर ये कहता है कि चुनाव आयोग बायस्ड हो गया है, एक तरफा बैटिंग कर रहा है, NDA को खुश करने के लिए मोदी के चरणों में बैठ गया है, उनके गोद में जाकर बैठ गया है। इस तरीके की बातें बार बार कही जाती है। कहा जा रहा है बीजेपी जेडीयू को चुनाव हार स्पष्ट दिख रही है इस तरीके से, इसीलिए उनके हाथ पांव फूल गए हैं, इसलिए वो इस तरीके की चीजें कह रहे हैं। ये सब भूमिका है। सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि अचानक चुनाव के 2 महीने पहले 22 वर्ष बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी जो एक्सरसाइज है उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है? बड़ा सवाल यही है कि 22 साल बाद अचानक से ये एक्सरसाइज क्यों करनी पड़ रही है। और वो बड़ी बात ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार जब ये सारी चीजें हुई थी 22 वर्ष पहले, तब उसमें 2 साल लगा था। अभी हमारे पास गिनतियों के दिन बचे हैं, 2 महीने बचे हैं। जो काम पिछली बार आपने 2 साल लगाकर किया वो अचानक से 2 महीने में आप कैसे कर देंगे? और अगर कर देंगे तो वो पहले से ज्यादा परफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि जिस काम में ज्यादा समय लगाकर बेहतर तरीके से किया जाता है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। जबकि आप कह रहे हैं कि हम जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में चीजें कर डालेंगे और वो पहले से ज्यादा परफेक्ट होगी। ये कैसे हो सकता है? उनका ये सवाल है। वो पूछ रहे हैं, पहला सवाल यही है कि 22 वर्ष पहले जो 2 साल लगा था वो इतना जल्दी आप कैसे करेंगे? दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है? बिहार का कुल 73% क्षेत्रफल जो है, 73% क्षेत्रफल जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। सरकारी कर्मचारी लोग जो है वो बाढ़ से अपने जान माल की रक्षा करेंगे या चुनाव आयोग के लिए कागज इकट्ठा करते घूमेंगे? जैसे बिहार
का आधे से अधिक, अभी इन्होंने बताया 73% हिस्सा जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है और मानसून आ गया है। ऐसे में जब आप कागजात पूछने के लिए लोगों के दरवाजे पर जाएंगे तो लोग वहां मौजूद ही नहीं रहेंगे, लोग बाढ़ से पलायन कर चुके होंगे, उनका घर नहीं बसता है, वो कागजात कहां से आपको दिखाएंगे। तो यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये काम पहले भी हो सकता था। जब मानसून के चपेट में बिहार राज्य होगा तो आप जनगणना जैसे वोटर लिस्ट जैसे नामों को कैसे जोड़ पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि वोटर लिस्ट में ये सारे नाम फर्जी थे क्योंकि लोग वहां पर मौजूद आपको मिलेंगे नहीं। इस सारी चिंताएं जो है वो उठा रहे हैं। इसके बाद तीसरा सवाल वो कर रहे हैं कि क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार वैध हो सकती है। सवाल ये उठता है, जब आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में लोग फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड थे तो उन्हीं के आधार पर बनी जो सरकार है वो कैसे परफेक्ट हो सकती है। ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल ये पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐन वक्त के पहले बिहार में ऐसा क्यों कर रही है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। मतलब 2 महीने पहले अचानक से इस तरीके का फैसला लेना कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि रात में सोए और उठे और आपको मन कर दिया कि चलो भाई सारे वोटर को कैंसिल करो, नए तरीके से जो है वो चुनाव की प्रक्रिया को किया जाएगा, फिर से नई प्रैक्टिस की जाएगी। क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग हैं वो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बिहार में रह भी नहीं रहे तो भी उनका नाम चल रहा है, काटो हटाओ छाटो, वो भी 2 महीने के अंदर, कैसे। उसके बाद अगला सवाल कह रहे हैं कि क्या यही लोकतंत्र है जहां आम नागरिक जो वर्षों से वोट देता आ रहा है अब फिर से उसे अपने पहचान के दस्तावेज लेकर भटकना पड़ेगा, भटकते फिरेगा। आखिर ऐसा क्यों। जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है उनको भी कैंसिल करके नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं, पुराने वालों को काट रहे हैं। अब वो अचानक से वो सारे दस्तावेज उनके पास ना हो तो उनके साथ तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी ही हो जाएगी। पहली प्रक्रिया में सेम पैटर्न को अपनाकर वो वोटर लिस्ट में आए थे, वोट देने का अधिकार उन्हें मिला था। आगे कह रहे हैं कि गांव देहात, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह नई प्रक्रिया एक पहाड़ जैसी चुनौती है। ना दस्तावेज ना संसाधन, अब वोट देने का अधिकार भी संकट में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो गांव देहात और अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके लिए ये प्रक्रिया एक पहाड़ जैसी दिखेगी। कागज लाओ, यहाँ पर साइन कराओ, उनसे मिल कराओ, ये सारी चीजें। बिहार में 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 8 करोड़ योग्य मतदाता है, जिसमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है। यानी उनका पॉपुलेशन जो है वो 4 करोड़ का है, 4 करोड़ 76 लाख लोग। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई और 31 जुलाई 2025 के बीच जो 4 करोड़ 57 लाख लोग हैं उनकी नागरिकता उन्हें सिद्ध करनी होगी। यानी कि जो लोग 1 जुलाई और 31 जुलाई 2025 के बीच जन्मे हैं उन्हें अपनी नागरिकता जो है वो सिद्ध करनी होगी। इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूहों में बांटा गया है। जिनको अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है वो 3 ग्रुप में बंट गए हैं। पहला ग्रुप वो है जो 4% लोग जिसमें आते हैं, उनमें वो लोग हैं जिनकी आयु 29 और 40 वर्ष के बीच की आयु रखते हैं। वो उन्हें अपने नागरिकता का दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह वो है जो सेकंड ग्रुप बना है, वो उसमें लगभग 85% लोग आते हैं जिनकी आयु 20 से 38 उम्र की है। यानी कि 4 करोड़ से अधिक लोग ये लोग हैं। इन्हें अपने पिता या माता की नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मतलब आप सोच कर देखिए, एक वो आबादी जो 85% का है, जिसका 4 करोड़ जो लोग हैं उन्हें अपने पिता की नागरिकता जो है वो प्रूफ करनी होगी, पिता के दस्तावेज लाकर दिखाने होंगे। तब जाकर ये माना जाएगा कि हाँ वो जो है वो परफेक्ट माने जाएंगे, उन्हें जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तीसरा समूह वो है जो जिसमें 11% लोग आते हैं जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष की उम्र की होगी। यानी कि वो 50 लाख से अधिक लोग, उन्हें अपने माता पिता दोनों की नागरिकता संबंधित दस्तावेज लाकर देने होंगे। माता और पिता के बर्थ सर्टिफिकेट को लाकर यहाँ पर जमा करना होगा। अब वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मतलब सही है, अगर आप कुछ दस्तावेज दे दें जिससे पता चले कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पिता या आपकी माता की नागरिकता भारत से जुड़ी हुई है, तो ये दिखाकर आपको वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका मिलता है। लेकिन वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि क्या बिहार का आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकता है?
निर्वाचन आयोग द्वारा 11 दस्तावेज में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र होता है वो, और जाति प्रमाण पत्र। बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि भारत सरकार की एनएफएसएच के अनुसार 2001 से 2005 के बीच जन्मे जो बच्चे हैं उनमें से केवल 2.8, मैं मान लेती हूँ 3%, चलिए ये 2.8 ही बता रहे हैं, मैं 3% मान लेती हूँ, 3% मात्र ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र लिया है। इससे स्पष्ट है कि 1965 और 1985 के बीच जन्मे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। मतलब बिहार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अशिक्षित हैं, जिनके पास ये जानकारी नहीं है कि उन्हें जन्म प्रमाण पत्र लेना है। तो ऐसे सिर्फ 3% लोग हैं। बाकी के लोग जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र लिया ही नहीं, वो आपको कहाँ से प्रूफ ला कर देंगे जन्म प्रमाण पत्र का। दूसरा कह रहे हैं मैट्रिक प्रमाण पत्र जो दिखाने की बात कही जा रही है, उसमें कह रहे हैं कि एनएफएसएच 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष की आयु में पुरुषों में से 10 में से 13% ने ही हाई स्कूल की पढ़ाई की है। जाति प्रमाण पत्र के लिए ये कह रहे हैं कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विस के अनुसार 2011-12 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 25% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है। उच्च जातियों का यह अनुपात तो और भी कम है। इसीलिए औसतन मान लिया जाए तो 20% लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास यह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होगा। अब इसका अर्थ यह है कि अधिकतम लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हुआ, जन्म स्थान प्रमाण पत्र हुआ, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हुआ। इससे आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे? ना तो जन्म प्रमाण पत्र वो दे पाएंगे, ना तो वो मैट्रिक पास है वो वाला सर्टिफिकेट दे पाएंगे। जाति प्रमाण पत्र भी लोगों ने नहीं बनवाया है, तो कैसे सिद्ध होगा कि किसकी जन्म तिथि क्या है और किसका स्थान क्या है? इस तरीके के सवाल वो कर रहे हैं। इन्होंने इस ट्वीट में बहुत से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आज से यह पुनरीक्षण का काम शुरू हो रहा है, लेकिन 90% से अधिक डीईओ ईआरओ हैं जिनके पास 2003 का मतदाता सूची उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसके आधार पर वो ये कार्य कैसे कर पाएंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब 2003 में इस तरीके का सर्वेक्षण हुआ था, उसका लिस्ट इन लोगों के पास नहीं है, तो ये लोग नए वाले को कैसे शामिल कर पाएंगे? इस तरीके की बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र विरोधी बीजेपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दल गरीब वंचित लोगों को मतदान के अधिकार, उनका मतदान का अधिकार छीनना चाहते हैं। पहले उनका मतदान सूची से नाम काटेंगे, फिर पहचान पत्र उनके पास नहीं रहेगा, फिर गरीबों का राशन कार्ड बंद कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति भी बंद कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो बहुत कम लोगों के पास है। आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, इन सबको आप वैध ही नहीं मान रहे हैं, जबकि आधार कार्ड तो एक तरीके से एक इंसान एक ही बना सकता है, क्योंकि उसकी रेटिना आप ले लेते हैं, उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स आप ले लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि एक इंसान एक ही आधार कार्ड बना पाता है। तो आधार कार्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज सरकार के अनुसार था, अब उसे इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आधार कार्ड को आप मान ही नहीं रहे, मनरेगा को आप वैध मान ही नहीं रहे। एक तरफ आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से लिंक कराने की कवायद हो रही है ताकि वोटर डुप्लीकेट वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। उसी आधार पर जब इसे मान्यता देने की बात होती है, मान्य दस्तावेजों में रखने की बात होती है, तो आप इसे अप्रोच ही नहीं करते, आप इसे रखते ही नहीं। ये दो तरीके का अप्रोच क्यों है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम जो है, वोटर लिस्ट से आधार कार्ड लिंक कराइए, और दूसरी तरफ जब वोटर्स को दस्तावेज देने की बात हो रही है तो उसमें वोटर कार्ड ही गायब कर दे रहे हैं। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है? इसके बाद आज जो बयान आया है आरएसएस की तरफ से कि संविधान में 2 शब्द हटा देने हैं, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की वैसे भी आपकी सोच है, और इस बार जो आपने ये वाला पैतरा अपनाया है उससे जो गरीब वंचित मतदाता है उससे उसका अधिकार जो है वो छिन जाएगा। 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव में इसी मतदाता सूची के आधार पर कराए गए जो चुनाव हैं उसी से जनता ने मतदान दिया है और सरकार बनी है। अब अगर ये सूची गलत है तो बताइए कि जो सरकार चल रही है वो कैसे सही हो सकती है? और फिर वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये सूची गलत थी तो क्या जिन लोगों ने, जिन निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त थे, उन्होंने कोई त्रुटि की थी जिसकी वजह से ये तैयार हुआ था? इस तरीके का सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इस सवाल में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर चिंता की जा सकती है। पहला सवाल यही है कि मानसून का समय चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोग नहीं मौजूद होंगे। जब आप उनके घरों तक पहुंचेंगे, उनका घर ही नहीं बचा होगा तो लोग कहाँ से मौजूद होंगे?
दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो काम इतने सालों से नहीं किया गया, 2003 से लेकर अब तक नहीं किया गया, 2025 तक 22 सालों तक नहीं किया गया, वो अचानक से क्यों किया जा रहा है। तीसरा सवाल ये है कि ये काम करने में काफ़ी समय लगेगा। पिछली बार 2003 में जब इस तरीके का काम हुआ था तो 2 साल का समय लगा था, अब 2 महीने में कैसे हो जाएगा। ये वो सवाल हैं जो चिंता पैदा कर रहे हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये बताइएगा कि तेजस्वी का ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे होते तो उन्हें ये जो भी नियम कानून है, जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती। फिलहाल जो निर्वाचन आयोग होता है वो ना सत्ता का होता है ना विपक्ष का होता है, वो जनता का होता है। वो जनता पर विश्वास, जनता को विश्वास दिलाने के लिए एक सफल चुनाव कराने के लिए नियुक्त होता है। वो ना सरकार की जेब में होता है ना विपक्ष की जेब में। फिलहाल आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।